क्योंकि सच जरूरी है। बीएसपी के बड़े नेता आर.के. चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। बोले बीएसपी में अब पहले जैसा माहौल नहीं, परेशान होकर दिया इस्तीफा। मेरठ में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बोले अमित शाह, कहा उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है, बीजेपी ही बना सकती है उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य। वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले रघुराम राजन। मुलाकात के बाद बोले राजन, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच होती रहती हैं मुलाकातें, सामान्य बातचीत हुई। मुजफ्फरनगर में गन्ना किसानों की मांग को लेकर धरने पर बैठे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान। शुगर मिल मालिक को गिरफ्तार करने की मांग। और इस बार ड्यू की कट ऑफ 100% नहीं। रामजस में 99.25% और खालसा में 99% कट ऑफ। 1 जुलाई से शुरू होंगे दाखिले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और यह वक्त प्राइम एजेंडा का है। यह अद्भुत है और अजीब भी कि राहुल गांधी ऐसे पहले नेता हैं जिन्हें आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। राहुल गांधी को डिकोड करने की चाह में एक पुस्तक, एक किताब तक लिख दी गई है जिसका नाम डिकोडिंग राहुल है। कभी वक्त मिले तो जरूर पढ़िएगा। बातों से बात निकली है तो ममता बनर्जी याद आ गई हैं। वो कहती हैं कि मोदी की सबसे बड़ी यूएसपी राहुल गांधी हैं। और बात आज राहुल गांधी की इसलिए हो रही है क्योंकि आज मेरठ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राहुल गांधी पर आक्रामक हो उठे, और वो भी उनके विदेशी दौरों को लेकर। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर कांग्रेस भी हमले करती रही है और आज अपने युवराज के दौरों पर उनकी बोलती बंद है। कांग्रेस के पीछे अब भी 2G, कॉमनवेल्थ और न जाने कौन कौन से घोटालों के भूत पड़े हुए हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अमित शाह जैसे मुखर और सधे हुए रणनीतिकार और पीएम मोदी जैसे सियासी कद के नेता के सामने राहुल गांधी टिक पाएंगे? अभी तक के चुनावों के नतीजे बताते हैं कि राहुल गांधी का जादू काम नहीं कर पा रहा है। और आलम यह है कि अब तो बहस इस बात पर हो रही है कि राहुल गांधी के पास कोई जादू है भी या नहीं। सत्ता को जहर बताने वाले राहुल को करीब 6 महीने बाद फिर नीलकंठ बनना है, और उसके पहले सियासी आरोपों के हलाहल को पीने की मजबूरी है। अमित शाह ने मेरठ में साफ कर दिया कि बीजेपी के लिए सबसे इजी टारगेट राहुल गांधी है। सवाल राहुल गांधी से भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं। 1 दशक से ज्यादा वक्त हो चुका है वो सक्रिय राजनीति में है, पर लगता नहीं कि वो एक्टिव हैं। बहरहाल अमित शाह ने आज दूसरे युवा नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर समाजवादी सरकार की हर रीति नीति पर अमित शाह ने सवाल खड़े किए। मेरठ की सभा से यह साफ हो गया कि बीजेपी कांग्रेस की कमजोर कड़ी यानी राहुल को निशाने पर लेती रहेगी, और उत्तर प्रदेश के बीते 5 साल अखिलेश के लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर सामने आते रहेंगे। प्राइम एजेंडा में हम बात करेंगे आज राहुल की राजनीति की, शाह की सियासत की और उत्तर प्रदेश के महाभारत की। राजनीति में खूबियां और खामियां सभी होती हैं, लेकिन अगर हम खास तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के व्यक्तित्व पर एक नजर डालें और वो जो सियासी मेहनत कर रहे हैं उस पर अगर हम एक नजर डालें, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, अमित शाह का जो इन्वॉल्वमेंट है, अमित शाह के जो दौरे हैं उत्तर प्रदेश में, वो बढ़ते जा रहे हैं। शायद ही कोई दूसरा राजनीतिक दल अभी इतनी तैयारी से जमीन पर उतर रहा हो जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और नतीजा यह कि कभी इलाहाबाद तो कभी मेरठ तो कभी नोएडा अमित शाह विपक्षी पार्टियों पर हमले कर रहे हैं।
कभी राहुल गांधी उनके निशाने पर होते हैं तो कभी अखिलेश यादव। हमारे साथ कई खास मेहमान आज की इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं अजीत सिंह दौला साहब, नेता हैं, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। दौला साहब बहुत स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार नंद किशोर गर्ग साहब हैं। गर्ग साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शिव प्रताप यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री। शिव प्रताप यादव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और संजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जरा दौला साहब से चर्चा करेंगे। दौला साहब, आज अमित शाह मेरठ में थे, अभी थोड़ी देर पहले वो नोएडा में थे। नेताओं के भाषण एक ही लाइन पर चलते हैं। हर सियासी दल का यही राजनीतिक धर्म है कि विपक्षियों पर निशाना साधे, लेकिन उस निशाना साधने में कई बार जो व्यापकता है वो सटीक जगह पहुंचती है। आज उन्होंने मेरठ में यह कहा कि राहुल गांधी की राजनीति क्या है, वो तो अभी भी विदेश में है। क्या वाकई राहुल गांधी धीरे धीरे राजनीति में अक्षम साबित होने की तरफ बढ़ चले हैं? नहीं, इसमें राजीव जी बड़ा स्पष्ट है कि ये कह देना अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन ये अध्यक्ष के स्तर की भाषा, वो बातें उनको कहनी चाहिए जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग किसान को वो ताकत देंगे कि उसका मुनाफा बढ़ेगा। आज ये उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में और विशेषकर उन दो हम लोग चले थे, हर आदमी को 15 लाख मिलने वाली बात थी। वो सैकड़ों बातें थी जो उन्होंने चुनाव के दौरान कही। आज वो उन्होंने ही फिर अपनी बातों से ये कहा, ये चुनाव में जुमले हुए, ये बात कह दी जाती हैं। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ये बात चुनाव में कह दी जाती हैं। प्रश्न इतना है, आज वो घूमना शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर। राहुल गांधी जी पूरे देश में उन गरीबों के साथ, उन असहाय लोगों के साथ खड़े होते हैं, उनकी मदद करने का काम करते हैं। वो कभी जात और धर्म का बंटवारा नहीं करते। कहां खड़े होते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं आज हिंदू के साथ खड़ा हूं, मुसलमान के साथ खड़ा हूं, चुनाव की कुर्सी को देख के खड़ा हूं कि चुनाव में परिणाम कहां खड़े। सर सवाल ये कहां खड़े? वो हर जगह हम बात अमित शाह के बयान की नहीं कर रहे हैं, वो किसान के साथ खड़े हुए। नहीं दौला साहब, क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं समझ रही है कि अमित शाह तो जो स्थिति है उसे जरिया बनाकर निशाना साध रहे हैं? भाई उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीजेपी को चुनाव नहीं लड़ना है, कांग्रेस पार्टी को भी चुनाव लड़ना है। दौला साहब, लड़ना है कि नहीं लड़ना? बिल्कुल लड़ना है। लेकिन जो तेवर, जो तैयारी बीजेपी की दिखती है वो कांग्रेस पार्टी की क्यों नहीं दिखती? नहीं। और अमित शाह जब ये कहते हैं कि युवराज विदेश में है तो क्या गलत कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। नहीं, राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश का जो सियासी महत्व है, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के लिए जितने बातें और जितने दावे होते हैं, जितनी तैयारी होनी चाहिए, वो कहां है? नहीं, जहां तक तैयारी का प्रश्न है, मैं निसंदेह कह सकता हूं कि पार्टी के तमाम नेता आज भी हर लेवल पे, जहां तो नाम लेके कह रहे हैं दौला साहब कि राहुल गांधी विदेश में है। नहीं, राहुल गांधी जी नाम लेके कह रहे हैं। राहुल गांधी जी, अच्छा आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में आखिरी बार वो कब सक्रिय हुए? वो जब किसान के साथ खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में आखिरी बार वो कब सक्रिय हुए? वो जितना मेहनत करते हैं दौला साहब, किसान के साथ अगर सर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी आखिरी बार कब सक्रिय हुए ये बताइए। नहीं, वो हमें क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले सरेंडर के मूड में है? नहीं, देखो, जहां तक प्रश्न है सक्रियता का, तो राहुल गांधी जी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी में एक नेता नहीं है जो हर वर्ग के साथ, हर गरीब के साथ सक्रियता के साथ में खड़ा हो। उत्तर प्रदेश में दिखाई क्यों नहीं देते? ये सब नहीं, उत्तर प्रदेश में दिखाई क्यों नहीं देते? जैसी घटनाओं को जन्म देने के लिए उत्तर प्रदेश में दौड़ रहे हैं। इनके पास में विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने की बात नहीं कर पाते। वो सवाल हम उनसे कैराना जैसी घटना पैदा करके वो सवाल हम उनसे पूछेंगे दौला साहब। बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी कहां है सर? नहीं, राहुल गांधी क्या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा बड़ी कोई सियासी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है? और अगर नहीं है तो उस सियासी चुनौती का सामना करने की तैयारी क्या है? यही अमित शाह पूछ रहे हैं, बता दीजिए। अमित शाह जी को ये बताने की जरूरत राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं है कि वो कहां गए हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन ये तो 2000 अरे सर, जमीन पे दिखेंगे नहीं, जनता के बीच दिखेंगे नहीं तो सवाल तो होंगे। शाह जी यहाँ नहीं, जनता के बीच दिखेंगे नहीं दौला साहब। ओहो, चूंकि वो नहीं है इसीलिए तो सवाल उठ रहा है। नहीं, तो कहां नहीं है? पार्लियामेंट सेशन, पार्लियामेंट में कई महत्वपूर्ण डिबेट्स होती हैं, युवराज नहीं होते, कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं होते, उपाध्यक्ष नहीं होते। ये राजनीतिक अगंभीरता को ही तो दिखाता है। ये जो सूचनाएं हैं, ये मैं इस बिल्कुल सहमत नहीं हूं। राहुल गांधी जी अगर
किसी दिन पार्लियामेंट में नहीं है तो कहीं गरीब की जनसभाओं के साथ, गरीबों के साथ, उनके इस मुद्दों पे साथ खड़े हैं, युवाओं के मुद्दों पे साथ खड़े हैं, छात्रों के मुद्दों पे साथ खड़े हैं। कई बार तो कई विश्लेषक उनकी राजनीतिक सूझबूझ पर सवाल उठाते हैं। नहीं भाई, केंद्र सरकार के 2 साल पूरे हो रहे थे, राहुल गांधी हफ्ता 10 दिन से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, तब खबर यह आई कि वो बीमार है। लेकिन जब वो आए भी तो पता है किस रूप में आए? वो दिल्ली सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे। अब आप बताइए, आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, आप 10 साल शासन चलाकर अभी गए हैं और पार्टी के उपाध्यक्ष बजाय इसके कि सरकार की 2 साल की नीतियों पर कोई कार्यक्रम करें, विरोध प्रदर्शन करें, दिल्ली सरकार का विरोध कर रहे हैं। नहीं, दिल्ली प्रदेश की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की हो या किसी प्रदेश स्पेसिफिक किसी का हो, लेकिन उन्होंने जनता के हितों के लिए, जनता के पक्ष में खड़े होकर आवाज लगाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता का हित कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा, चाहे वो मध्य प्रदेश दौला साहब, इसीलिए तो मैं नहीं, तो उत्तर प्रदेश की जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं। नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है राहुल गांधी का। नहीं, लगातार क्या राहुल जी उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में नहीं आए? नहीं, कब राहुल जी ने आखिरी बार कब आए बता राहुल जी ने आखिरी बार कब आए सर? किसानों के हम तो दौला साहब, नहीं, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव हैं, दौला साहब आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव हैं, हम तो आप ही के नजरिए के एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो छटपटाहट, जो तैयारी, जो रणनीति, जो कार्यक्रम अमित शाह साहब के या बीजेपी के दिखते हैं, वो कांग्रेस के क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये बताइए। हमारे जो काम ये कर रहे हैं, इनके काम ऐसे हैं, वो दिखाने के हैं, वो बात बहुत ज्यादा हाईलाइट करने के हैं, वो दादी जैसी घटनाओं पैदा करने के, जैसी घटनाओं को बड़ा करने के। वो उनकी रणनीति है, वो उनकी रणनीति है, लेकिन जनता के बीच जाना तो पड़ेगा, अपनी बात कहनी तो पड़ेगी, फर्क समझाना तो पड़ेगा। आपके उपाध्यक्ष तो मैदान से ही गायब है, स्थिति ये है। हमारे उपाध्यक्ष बिल्कुल मैदान से बाहर नहीं है। हमारी तमाम टीम उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर उसमें तहसील में, हर ब्लॉक पर खड़े हैं, लोग काम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि हर ब्लॉक पर लोग खड़े हुए हैं, नहीं, हर ब्लॉक पर लोग खड़े हुए हैं दौला साहब, क्योंकि हर ब्लॉक पर लोग खड़े हुए हैं, इसलिए उपाध्यक्ष को जाने की जरूरत नहीं। मतलब बस आ रहे हैं, घर सब आ रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की कोई जरूरत नहीं। राहुल जी के निर्देश में तमाम नेता पहुंच रहे हैं और जैसे समय आएगा जहां उनको जाना, वो अपनी व्यवस्था, अपने प्रोग्राम डिसाइड होंगे, वो जाएंगे। अच्छा, कब ऐसा नहीं, उन्हें कोई कब तक होंगे सर? वो नहीं जा रहे, कब तक जा रहे हैं। अभी लखनऊ गए, अमेठी गए और बराबर में दूसरे जो कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पहुंच रहे हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा नहीं पहुंचेंगे? तो मतलब निर्देश में सारे अमित शाह साहब ऐसे ही निशाना साध रहे हैं। नहीं, ये तो से आप क्या निशाना साधेंगे? इनके पास क्या है साधने के लिए? अच्छा, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, इसलिए राहुल गांधी के विदेश दौरे की चर्चा कर रहे हैं। महंगाई कहां गई, भ्रष्टाचार कहां गया, इनके जहां प्रदेश में इनकी सरकार है वहां कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या हुआ है और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, ये सब जग जाहिर है। अब जरा गर्ग साहब, अब जरा नंद किशोर गर्ग साहब के पास चले। नंद किशोर गर्ग साहब, पहला आरोप तो यही लग रहा है जो दौला साहब लगा रहे हैं कि चूंकि कुछ बताने के लिए नहीं है, चूंकि कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। हालांकि हम ये देखते हैं कि अमित शाह साहब जितने भी कार्यक्रमों में जा रहे हैं वहां पॉइंट से योजनाएं ये वो गिनाते हैं। अब उनका जमीनी सच क्या है अलग बात है, लेकिन क्या वाकई कुछ सिग्निफिकेंट बताने के लिए नहीं है, इसलिए राहुल गांधी के विदेश दौरे को मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या यही स्थिति है? राजीव जी, आप पुराने पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश की मैं केवल बताने के लिए बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में दिल्ली हरिद्वार रोड, ईस्टर्न पेरीफेरियल रोड, लगभग 5,000 करोड़ के काम शुरू हुए हैं। उत्तर प्रदेश में दिल्ली से बनारस तक जो बुलेट ट्रेन के लिए सारी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई हैं। 2 करोड़ नए एलपीजी के कनेक्शन केवल उत्तर प्रदेश में आने वाले 1 साल में हर गृहिणी बीपीएल कार्ड के घर में जाके स्वयं हमारे कार्यकर्ता जाके शुरू कर दिया, जिसका श्री गणेश हमारे मोदी जी और अमित शाह जी ने किया था बनारस के पास मिर्जापुर वाले हिस्से में। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में नेशनल हाईवेज का नेटवर्क, बुलेट ट्रेन सबसे पहले बनारस से लेके दिल्ली तक, किसानों के लिए पहली बार मुआवजा और इंश्योरेंस, क्रॉप का इंश्योरेंस जो इतनी सस्ती दरों पर होगा कि जो आज तक किसी ने कल्पना नहीं की थी। हर गृहिणी को मालूम गैस का कनेक्शन मिलेगा, हर व्यक्ति को। सर, जब इतना सब कुछ आपने कर दिया, फिर राहुल गांधी को याद करने की क्या जरूरत आन पड़ी?
वो केवल इसलिए कि राहुल गांधी आज कहाँ ये भी नहीं बता पा रहे कांग्रेसी, किस प्रदेश में, किस देश में, किस शहर में, किसके साथ। इतना पूछने का हक भी क्या देश के निवासियों को नहीं है कि राहुल जी कहाँ पर हैं, किसके साथ हैं, कौन उसके साथ उनका कोई साथी है। आखिर 48 साल की हो गई हैं वो, इसी उम्र के लगभग हमारे अमित शाह जी हैं। दोनों को देखने में ही लगता है कि मैच्योरिटी लेवल का अंतर क्या है। और उत्तर प्रदेश में 2 परिवार, दोनों राजकुमार, एक को 5 सीटें आई, दूसरे को 2 सीटें आई। 73 सीटें अमित शाह जी ने अपनी स्ट्रेटेजी से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से, नरेंद्र मोदी जी के जादू से, केवल 2 माता पिता और वो 5 एक परिवार के गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं। और इनको तो स्मृति ईरानी ने अमेठी से भी आउट कर दिया। आज उनकी हिम्मत नहीं है अमेठी में जाकर कोई सभा करने की, क्योंकि अमेठी में हारने के बाद भी स्मृति ईरानी दौला साहब जवाब दीजिए, लगातार दौरे कर रही है, जिस प्रकार जवाब दीजिए दौला साहब, जब तक कार्यक्रम कर रही हैं, मैं समझता हूं कि ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो जाएगी। संक्षेप में जवाब दीजिए। शिव प्रताप यादव साहब जुड़े हुए, हम आपके जवाब से पहले बता दें, आज अमित शाह ने समाजवादी पार्टी की सरकार को भी निशाने पर लिया। शिव प्रताप जी, हम आएंगे आपके पास। अमित शाह ने आज मेरठ में यह कहा कि दरअसल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश यादव नहीं, ओबामा संभालेंगे, कुछ ऐसी स्थिति चल रही है। दौला साहब जवाब दीजिए, फिर हम लखनऊ स्टूडियो जाएंगे। जो अभी हमारे गर्ग साहब कह रहे हैं कि इस टाइम पेरीफेरल का काम शुरू हो गया, क्यों? ये तो कांग्रेस के टाइम में काम शुरू हो गया था, आपने नया क्या किया? ये तो काम चल रहा था, आपने उस चलते हुए काम को आगे बढ़ाया है। आपने कहा हमने मुआवजा देने की घोषणा की है, हमने काम शुरू कौन से मुआवजा देने की काम कांग्रेस वो अमेठी का सवाल उठा रहे हैं, किसानों को कौन सा मुआवजा दिया? दौला साहब वो अमेठी का सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से भी बाहर कर दिया है। कौन से आज वहां राहुल गांधी सभा करने की स्थिति में नहीं है, ये आरोप लग रहा है। पैदा करने वाले किसानों का 12,000 करोड़ रुपए बाकी था, गन्ना किसान मर रहा था, सारा एरियर उनका दिलवाया है सरकार ने मदद करके। आपने मिल मालिकों को बिना इंटरेस्ट का पैसा दिया, लेकिन मिल मालिकों ने किसानों को पैसा नहीं दिया। हम दोनों को खुश किया है। आपने मिल मालिकों को पैसा दिया, वो मिल मालिकों ने किसानों को पैसा नहीं दिया। अभी भी किसानों को डायरेक्ट पैसा भिजवाया है, किसानों का, किसानों का पेमेंट डायरेक्ट कराया है, मालिकों के थ्रू नहीं दिया। मुझे सुन लीजिए, एक एक करके। हाँ, आपने कहा किसानों को हमने मुआवजा दिया। बोलिए, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया जिन किसानों को आपने ओलावृष्टि नष्ट फसल का मुआवजा देने की घोषणा की थी। अभी उत्तर प्रदेश में मात्र 30% किसानों को वो मुआवजा मिला है। दिल्ली से किसान की जेब तक पहुंचने में 1 वर्ष हो गया, तो राज्य सरकार के माध्यम से आपने कहा था कि किसानों को किसानों की फसल की लागत पर 50% लाभ जोड़ के मुनाफा देने का काम करेंगे। आपने गेहूं और धान पे 50 रुपए प्रति क्विंटल का रेट बढ़ाया, बिल्कुल आपने नहीं बढ़ाया 50%। आपने मुनाफे का काम नहीं किया किसानों के लिए। किसान आज दुखी है। भूमि अधिग्रहण का कानून राहुल गांधी जी के संजय के पास जाना चाहते हैं, उस कानून को संजय के पास जाना चाहते हैं। का काम नहीं कर रहे। दौला साहब पर ब्याज के ऊपर लखनऊ स्टूडियो जोड़ना चाहते हैं, राहुल जी के ऊपर संजय के पास जाना चाहते हैं। बेहतर है कि विकास के मुद्दों पर चर्चा करें। राहुल का बता दे कहाँ है, इस बात का तो जवाब दे दीजिए। अरे राहुल जी किस प्रांत में, किस देश में, किसके साथ इतना भी अधिकार जानने का? भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंता की बात नहीं कर रहे हैं, आप क्यों इतने भयभीत हैं? हाँ ठीक है, लेकिन दौला साहब वो जो सवाल उन्होंने चिंता कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी देश का एक विपक्ष का तकरीबन हर महीने एक चक्कर अमेठी में लगा देती हैं, और जितने चक्कर लगते जा रहे हैं राहुल गांधी वहां सभा करने की स्थिति में नहीं है। ये गर्ग साहब कह रहे हैं, इस बात का जवाब तो दे दीजिए। गर्ग साहब बिल्कुल, क्योंकि मेहनत देखिए, स्मृति ईरानी की भी अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेहनत दिखाई तो देती है। राहुल जी सूचना गलत है ना, सूचना है नहीं। राहुल जी मैं समझता हूँ लगभग महीना 1.5 महीने में अमेठी जाते हैं। मुझे आप क्या बता दो, आप कहाँ हैं? कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अरे दौला साहब, प्रियंका जी अभी मुश्किल से 1 महीना राहुल जी हैं कहाँ? कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यक्रम उनको दे रहे हैं, उसके बच्चों को ले आओ, वाड्रा को ले आओ। और आपको चिंता इस बात की क्या है कि राहुल जी अमेठी गए नहीं गए, लखनऊ गए नहीं गए, आप अपनी व्यवस्था करें। अच्छा ठीक। और लोगों के विभाजन के रूम पे कुर्सी पाने की कोशिश कर रहे हैं आप विकास के मुद्दे कहाँ गए? दौला साहब ठीक है, जरा संजय को जोड़ उठाने का काम करें, संजय को जोड़ आपको देश सौंपा गया। ठीक है गर्ग साहब हो गया, हमें जरा संजय जी को भी जोड़ने दीजिए। प्रधानमंत्री से 2 साल बाद जी गर्ग साहब संजय जी को भी हमें चर्चा में लाने दीजिए। संजय, ये जो नूरा कुश्ती है, जरूर हम सब अमित शाह की जो वाकपटुता है उससे तो सहमत हैं ही, लेकिन सवाल यह है कि आज राहुल गांधी इस तौर पर चर्चा में आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण में, इसकी शायद उम्मीद नहीं होगी। हम बात ये करना चाह रहे हैं संजय कि जो जरूरत उत्तर प्रदेश की बीजेपी को है वही कांग्रेस को भी है।
लेकिन सवाल यह है कि हम तैयारी में बड़ा फर्क देखते हैं, क्या यह तैयारी का फर्क परिणामों के फर्क में भी वैसे ही दिखेगा? राजीव जी देखिए, अमित शाह ने जो रणनीति उत्तर प्रदेश की तैयार की है वो हर क्षेत्र की जरूरत को महसूस करके की है। वो जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वो वहां ये संदेश नहीं देना चाहते कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सपा से है अथवा बसपा से। वो जानते हैं कि बीजेपी जहां अटैक करेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी असमंजस की स्थिति में है, वहां कुछ महीने पहले तक बसपा बहुत मजबूत स्थिति में थी, तो वो ये नहीं चाहते कि उनकी रणनीति से ये संदेश आए कि भाजपा का मुकाबला किससे है। आज जब उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया और लगातार शुरुआत का भाषण राहुल गांधी पे केंद्रित किया, तो बीजेपी के नेताओं को भी अचंभव हुआ कि आज अचानक अमित शाह की जबान पे राहुल गांधी कैसे आ गए, जिन राहुल गांधी की कल्पना भी नहीं उत्तर प्रदेश में की जा रही है। कांग्रेस पिछली सीटें बरकरार रख के सारा संघर्ष इस बात का है। कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की जगह पिछले दिनों पीके की पुकार कर रहे हैं। वो पीके को राहुल गांधी से बड़ा नेता बना रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि राहुल गांधी अब नेपथ्य में चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है जिसके लिए अमित शाह उनका नाम लें, लेकिन आज का अमित शाह का भाषण इसी रणनीति पर आधारित था। वो ये अपने भाषण में ये संदेश देना नहीं चाह रहे थे कि वो सपा या बसपा में किसको मुकाबले में देना चाह रहे हैं। एक रणनीति के तहत उन्होंने आज अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाषण कांग्रेस पे केंद्रित किया, ये जानते हुए भी कांग्रेस का वजूद नहीं है और कांग्रेस भाजपा के मुकाबले में बहुत पिछड़ी हुई है। राजीव जी, जैसे आपने कहा और गर्ग साहब ने भी जिक्र किया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी दोनों को यह मैसेज बहुत अच्छी तरह से है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिस हालत में है उस हालत में कांग्रेस का सर्वाइवल संभव नहीं हो रहा। जब उन्होंने विधान परिषद के चुनाव में देखा कि उनके ही यहाँ भगदड़ मच रही है, तो जिस तरह से गुलाम नबी आजाद को लाया गया, गुलाम नबी आजाद ने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, कांग्रेस और खराब हालात में रही है। अब आपने कांग्रेस को, पार्टी को जो जिस हिसाब से पीके को फोकस किया है, कांग्रेस के सीनियर लीडर में इस बात को बेचैनी हो रही है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए सर्वस्व अर्पण कर दी। अब वो पीके की परखमा करें और पीके केवल एक रणनीतिकार नहीं बन गए हैं, पार्टी के एक नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं। वो बैठक ले रहे हैं और कांग्रेस का कल्चर उस बैठक में नजर आ रहा है। पीके के सामने गाली गलौज हो रही है, मारपीट हो रही है। तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल है। 6 महीने का टाइम बचा हुआ है, लेकिन अमित शाह ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह भांप लिया है। हर क्षेत्र में कौन सी नब्ज दबानी है, कहाँ धार्मिक मुद्दे उठाने हैं, कहाँ विकास की बात करनी है, कहाँ योजनाएं बनानी है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार है। और अमित शाह इस खेल के माहिर हैं। वो कहीं पे सांप्रदायिक मुद्दे उठाएंगे, कहीं पे विकास की बातें कहेंगे और कहीं पे कांग्रेस को निशाने पे लगेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने ये ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, तो कांग्रेस शून्य की हालत में है। कांग्रेस को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो किस नेता का नाम सामने रखे, क्या रणनीति बनाए। अब कांग्रेस के नेता सिर्फ इस बात की आस में हैं कि क्या उनका सपा से गठबंधन होगा, क्या बसपा से गठबंधन होगा। संजय, शून्य की हालत में आप ये कह रहे हैं। हम शिव प्रताप जी के पास जाए, इससे पहले दौला साहब से जवाब। दौला साहब, चर्चाएं तो खूब हो रही हैं, पीके की चर्चा अभी संजय जी कर रहे हैं, और हालत क्या है उनकी बैठकों में, ये दृश्य आपसे भी छिपे हुए नहीं है। गुलाम नबी आजाद की राजनीतिक पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश को लेकर जो रही है वो आपके भी सामने है और दर्शकों के भी सामने है। सवाल ये है कि सिवाय एक उस खबर के जो परसों आई कि प्रियंका गांधी तैयार हो गई हैं और वो चुनाव प्रचार करेंगी उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा आप लोगों के पास क्या है? जो संजय दावों शर्मा के जी ने सिवा अभी कहा कि शून्य स्तर पे चली गई है और पीके रणनीतिकार नहीं, वो नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं और वो सही कह रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल, और उनके उस व्यवहार से आपके नेताओं में बेचैनी है। कहा है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक कोऑर्डिनेशन है, उनका वो प्लानर हैं, वो अपनी योजनाएं दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं के मार्फत ही वो चीजें आगे तक बढ़नी है। अगर कोई योजना बनती है, उस योजना को धरातल पर उतारने का काम तो कार्यकर्ता करेगा, और कार्यकर्ता के साथ में अगर वो बैठक करते हैं, उसके बीच में बैठ के रास्ता निकाल रहे हैं कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, वो ये काम करने का उनका काम है और वो कर रहे हैं, और लगातार उसी रास्ते पे वो चल के बैठ रहे हैं लोगों के साथ में। कहीं ऐसा नहीं है कि वो कोई लीडरशिप एस्टेब्लिश करने का काम उनका हो रहा हो या वो नेता के रूप में उनको स्थापित किया जा रहा हो। संगठन आपका कमजोर है, कहना चाहूंगा, संगठन आपका कमजोर है। और दूसरी बात, दौला साहब, संगठन आपका कमजोर है,
बूथ पर लोग नहीं है, पोलिंग बूथ पर आपके पास वोट आपके पास नहीं है, सिर्फ रणनीतियों से क्या होगा सर? मैं राजीव जी आपसे एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। ये जो कहते हैं कि भाई आपके पास वोट नहीं है, आपके पास क्या वोट नहीं है? नहीं, अभी संजय जी कह रहे थे हमारे पास वोट कैसे नहीं है? नहीं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन चुनौती तो यही है कि आप अपना पिछला जो रिकॉर्ड है उसी को दोहरा दें तो बड़ी कामयाबी होगी, क्रैप हो जाएगा। प्रदेश में बाकी दलों की तरह जात और धर्म के नाम पर हम भी वही काम करते रहे। अरे काफी पहले तक आप लोग करते रहे, इसलिए धर्म के नाम पर वोट नहीं है, इसलिए जात के नाम पर वोट नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर, योजनाओं के नाम पर जो काम कांग्रेस ने देश की जनता, प्रदेश की जनता के लिए किया, वो नीतियां जो हर आदमी के, हर अंतिम आदमी के हक में जो बनाया है, तो 2014 में के हक में है। ओहो, उसे तो 2014 में लोकसभा के चुनाव में खारिज कर दिया लोगों ने। यही बात आपने नहीं, कौन सा विकास और कौन सी नीतियां, वो तो खारिज नीतियां हैं, वो खारिज विकास है। नहीं, उन्हीं उसके नतीजे तो आप देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये नीतियां हैं, वो तमाम 100% नीतियों को लेके अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री बहुत है इन बातों को लेके कह रहे हैं, वो तमाम नीतियां वही हैं जो कांग्रेस की हैं। आज वो अच्छी कैसे लग रही हैं? तो वो ये भी तो आपकी नाकामी है, जनता के हक में जो साहब, ये भी तो आपकी नाकामी आएगा और आने वाला 2017 का चुनाव तय कर देगा। देखिए दौला साहब, ये भी हम हैं या नहीं? जब आप ये तर्क देते हैं कि जो इस वक्त एनडीए की सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो अगर आपकी नीतियों को कॉपी कर रही है और पब्लिक उसे पसंद कर रही है या जनता उसको समर्थन दे रही है, तब भी तो आप ही की ये नाकामी है। यानी आपकी पैकेजिंग वैसी नहीं थी, इनकी पैकेजिंग वैसी है कि ये आपके माल को अपनी पैकेजिंग में बेच दें अगर, तो जनता उसके समर्थन में आ जाती है। ये नाकामी किसकी है? 2017 में पता लग जाएगा कि नाकामी इनकी है। हमारी 2 साल में जो काम हुआ है, लगातार पता लगेगा कि कांग्रेस से बेहतर भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में कुर्सी पाने के लिए भाई से भाई को लड़ाने की योजना रची जा रही है, इस साजिश के खिलाफ ये कांग्रेस का नाम लेके आएगी। अच्छा, अब ये तो 2017 में ये हालात नहीं है। अच्छा, हम ब्रेक पर जाना चाहते हैं। साहब आ रहे हैं, हम आप ही का सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी से आप ही का मूल सवाल पूछ रहे हैं हम। किसी दिन भी जा सकता है जी। गर्ग साहब आप ही का मूल सवाल पूछ रहे हैं, हम ब्रेक पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपका सवाल लेके। अच्छा दौला साहब ये बता दीजिए, दौला साहब ये बता दीजिए, राहुल गांधी हैं कहाँ? ठीक ठीक। नहीं, राहुल गांधी देश के अंदर ही हैं और कहाँ हैं? कहाँ है? क्या राहुल गांधी अमित शाह को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्यों दिखाई क्यों नहीं देंगे? आप मेरी एक बात समझ में आती है, जब भी राहुल गांधी जी अगर कहीं किसी अपने प्रोग्राम से जाते हैं तो इन्हें राहुल गांधी के बारे में भाई उत्तर प्रदेश को जरूरत है उनके प्रोग्रामों की, दौला साहब। तो पार्टी उत्तर प्रदेश को जरूरत है और पता नहीं चले कहां जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंता करेंगे राहुल गांधी जी की, अपनी पार्टी के नेताओं की चिंता करें। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग उनकी चिंता कांग्रेस के नेता हैं करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात, हम लोग काम करें और होना भी यही चाहिए कि पार्टी के नेता पार्टी के नेता की चिंता करें। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के अगले हिस्से में जब हम लौटेंगे तो हम जरा चर्चा करेंगे और शिव प्रताप जी के पास चलेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री हैं शिव प्रताप जी, कि अमित शाह ये क्यों कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश यादव नहीं ओबामा संभालेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। हर वर्ग को मिले मौके भरपूर, सभी वादे हुए पूरे, विकास से नहीं रहा कोई दूर। तरक्की की राह पर बढ़ रहा है उत्तराखंड, 4 वर्ष की यात्रा अखंड, आगे बढ़ता उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड को प्रतिभाओं की जननी कहा जाता है। यहाँ के खिलाड़ियों ने राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार रोशन किया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार ने इन खेल प्रतिभाओं को विकास के भरपूर मौके दिए हैं। सरकार ने पहली बार राज्य में खेल नीति बनाई। पर्वतारोहण के प्रशिक्षण के लिए पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज और मुंसियारी पंडित नैन सिंह सर्वेयर केंद्र बनाया जा रहा है। चंपावत, सितारगंज और बाजपुर में भी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और श्रीनगर, पौड़ी, हरिद्वार, पीपल कोटी, पिथौरागढ़ और काशीपुर में खेल सुविधाओं का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा हल्द्वानी और देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। 2018 में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारी की जा रही है। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड खेल रत्न और द्रोण पुरस्कार दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर
खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि और कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया। इस बार प्रदेश में खेल प्रतियोगिताओं में करीब 37,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। लगभग 7,000 खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। खिलाड़ियों को 175 रूपए भत्ता दिया जा रहा है। योग, पर्वतारोहण, राफ्टिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, सेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स जैसे साहसिक खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे बढ़ता उत्तराखंड। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए? प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव। भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है। खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थी, मंजिलें भी थी, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे। मेरे हमसफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए की शुरुआत हुई है। गांव में रहने वालों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना शुरू की। इसमें गांव में पक्की सड़कें और नाली बनाने का काम हुआ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में आज हम अमित शाह के उन दो निशानों की चर्चा कर रहे हैं जो उन्होंने एक कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर उनके विदेश दौरे को लेकर साधा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर साधा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ओबामा संभालेंगे। कुछ ऐसी स्थिति उन्होंने बताई है। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नंदकिशोर गर्ग साहब, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, अजीत सिंह दौला साहब, प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी, शिव प्रताप यादव, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, संजय शर्मा, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार। अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से पर आते हैं। शिव प्रताप यादव साहब, क्यों कह रहे हैं अमित शाह मेरठ में आज कि अखिलेश यादव नहीं, ओबामा संभालेंगे तभी बेहतर होगी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था? क्यों ये तंज वो आप लोगों पर कस रहे हैं? देखिए राजू जी, उत्तर प्रदेश की जनता अमित शाह जी के पार्टी को तो नहीं देने जा रही, इसलिए कि अमित शाह का जो रिकॉर्ड रहा है, गुजरात में उन्होंने दंगा कराया है, हजारों निर्दोषों को जो है जलाकर और सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर मारा है। तो हिंदुस्तान की जनता जो है, उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे दंगाई के हाथों में नहीं देने जा रही है। और जहां तक सवाल है, ओबामा जी के प्रति बहुत प्रेम है भाजपा वालों को, इसलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोग जो बॉर्डर पे जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं हो रही, जिस तरीके से हमारे जवान मारे जा रहे हैं टेररिस्ट के द्वारा, तो क्या ये बॉर्डर का जो सुरक्षा, क्या ये दाऊद को देने जा रहे हैं क्या, कि हाफिज सईद को देने जा रहे हैं? क्योंकि इनके जो है प्रधानमंत्री जी का एक बार गए थे विदेश में, तो एकाएक जो है इस्लामाबाद में हवाई जहाज जो उतरवा दिया और गए मिलने जो है नवाज शरीफ साहब से। अभी इनके एक मंत्री हैं महाराष्ट्र के जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनके ऊपर भी लगा है कि दाऊद इब्राहिम से इनका संबंध है, उनसे बात करते हैं। इनके एक एमपी हैं जो दाऊद इब्राहिम के संबंध के वजह से टाटा में 2 साल तक जेल में थे। तो ये अमित शाह जी बतावें कि वो बॉर्डर का जो
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी क्या वो दाऊद को देने जा रहे हैं कि हाफिज सईद को देने जा रहे हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, जो बात किया अमित शाह जी, तो इनसे बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में नंबर 1 पे, टॉप पे जो है महाराष्ट्र में अपराध है, और जो है उसके बाद में जो है मध्य प्रदेश में है। तो वो वहां किसको सौंपने जा रहे हैं ये लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी? और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री में विश्वास है। अच्छा। और हमारी सरकार जो कानून व्यवस्था के क्षेत्र में काम कर रही है, वो हिंदुस्तान में किसी भी पता है शिव प्रताप यादव जी दिक्कत क्या है? मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। शिव प्रताप जी दिक्कत क्या है पता है? जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है शिव प्रताप जी, दरअसल दिक्कत यही है कि वो जो अच्छा काम आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कर रहे हैं, वो अच्छाई सिर्फ बयानों में है, जमीन पे कहीं दिखती नहीं। कल हमने प्राइम न्यूज में प्राइम एजेंडा पर उत्तर प्रदेश के अपराध को लेकर ही और खासतौर से महिला अपराध को लेकर चर्चा की थी। आपको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? आपको पता है गैंगरेप और बलात्कार किस हद तक बढ़ गए इस प्रदेश में? देखिए ऐसा है, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री संवेदनशील है और कानून व्यवस्था को लेकर आप अच्छे काम कर रहे हैं, और आप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से तुलना कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब क्या वहां ज्यादा है इसलिए यहाँ के अपराध माफ है? सुनिए मेरी बात। नहीं शिव प्रताप जी, वहां ज्यादा है तो यहाँ के माफ है। हाँ, आप देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश है, उस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो है इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट यहाँ पर ठीक है, बेटर है, और यहाँ पर अच्छी है। और जहां तक सवाल है अमित शाह जी, देखिए चालाकी से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना बात नहीं करते। देखिए शिव प्रताप जी, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह, प्रदेश की जनता जान रही है कि कैराना का मैटर ये फर्जी ये जो है उठा रहे हैं गलत तरीके से। और ये बाराबंकी में कैराना की बात उठाते हैं, और जो है मेरठ में जो है ओबामा की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अच्छा, बाराबंकी में कैराना और मेरठ में ओबामा, अखिलेश यादव जी के जो विकास काम हो रहे हैं, बाराबंकी में कैराना सर और मेरठ में ओबामा, ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? तो हम ले लेंगे मेरठ में जाकर बात करते हैं। ये प्रश्न तो हम ले लेंगे। शिव प्रताप जी, आप अपना प्रश्न सुनिए। इसलिए कंफ्यूज है सर, आप अपना प्रश्न सुनिए शिव प्रताप जी। शिव प्रताप जी जिम्मेदारी से प्रदेश में दो शिव प्रताप जी सुनिए, तो भाई सुनिए, सवाल तो लीजिए। शिव प्रताप जी सवाल लीजिए। से कहूंगा कि 9,000 सुनिए, 9,000 करोड़ रुपया जो नीति आयोग ने 9,000 करोड़ रुपया जो काटा है, कटौती की है उत्तर प्रदेश के विकास में, वो मैं चाहूंगा कि अमित शाह जी पहले 9,000 करोड़ रुपया जो कटौती की है, अच्छा वो मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मतलब सारा कुछ गड़बड़ इसलिए है कि वो 9,000 करोड़ रुपया केंद्र नहीं दे रहा, यही कह रहे हैं ना शिव प्रताप जी? हमारा सवाल सुन लीजिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, और एनएच की सड़कें, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। शिव प्रताप जी सवाल तो सुनिए। आप लोगों को क्या इस बात की आहट है कि ये वो मुद्दा है, जी बताइए, जिस मुद्दे के उछलने से या बढ़ने से आप एक पिछला तजुर्बा कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने का, इसके बावजूद आप लोग इस मुद्दे को एड्रेस नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है, वो अब देखिए राजू जी, उत्तर प्रदेश की जनता को पहले गुमराह इन्होंने किया, अब उत्तर प्रदेश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। ये आपको अभी से पता है? अमित शाह जी को जान रही है कि कितने इनके ऊपर मुकदमे हैं, कितना दंगा। अब जरा गर्ग साहब को ले आए। और आपने जो बातें कही, अब जरा गर्ग साहब को ले आए। सर जवाब भी तो ले लीजिए, जवाब भी तो लीजिए शिव प्रताप। गर्ग साहब जवाब दीजिए। शिव प्रताप यादव जो राज्य मंत्री हैं सरकार में, वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का दोगलापन है। उसे बाराबंकी में कैराना और मेरठ में ओबामा याद आते हैं, एक। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि सारी बातें बंद करिए, नीति आयोग से अमित शाह साहब हमारा 9,000 करोड़ रुपया दिला दें, हम कानून व्यवस्था भी ठीक कर देंगे और विकास भी ठीक कर देंगे। यही कह रहे हैं शिव प्रताप जी ना? अब करने के लिए 9,000 करोड़ रुपया अब सुन लीजिए, भतीजियों अब सुन लीजिए, तो कानून व्यवस्था ठीक है, बलराम को अब सुन लीजिए, 10 दिन पहले अब जवाब सुन लीजिए। यादव को हटाते हैं, ओहो सर जवाब सुन लीजिए। हैं। आज राजीव जी एक खानदान की पार्टी बन के, पहले एक जाति का आरोप था, आज केवल एक खानदान की पार्टी बन के रह गई। चाचा भतीजे भी लड़ रहे हैं, पिता बेटे में अनबन है, एक मंत्री को हटा देते हैं, फिर 10 दिन बाद बना देते हैं, हटाने का कोई कारण नहीं बताते।
कानून व्यवस्था खराब है। मैं नहीं कह रहा ये कि इनके भेजा हुआ डेलीगेशन जो साधु संत भेजे थे उन्होंने कहा कि ये बागने कैराना का खाली होने का कारण हिंदू मुसलमान नहीं है, कानून व्यवस्था है। तो कानून व्यवस्था मेंटेन करना राज्य सरकार का दायित्व है। और उसके अंदर खुद इनकी ये भेजे हुए लोग वो जो सरकारी साधु गए थे उन्होंने भी माना। आज कानून व्यवस्था नोएडा के अंदर, गाजियाबाद के अंदर पूरे के पूरे 80 लोकसभा क्षेत्र के जितने जिले हैं, कोई एक जिला ये बता सकते हैं आदर्श व्यवस्था कहीं है? क्योंकि सारा जातिवाद पर आधारित और केवल एक खानदान की चिंता, अगली एक बहू बची हुई थी उसको भी अभी से टिकट दे देना, लोग सब समझते हैं। एक कार में बैठने लायक बचे थे, आज ये मुश्किल से आज इनके शामत आने वाली है। देश की जनता काम देखना चाहती है, विकास देखना चाहती है। और विकास का जो काम नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के उन गरीबों को 17 करोड़ गरीब इस देश के जो बैंक के नजदीक नहीं जाते, लेकिन गर्ग साहब ये तो ठीक है, घर में भेजा है। गर्ग साहब ये तो ठीक है, लेकिन इस बात का भी तो जवाब देना पड़ेगा कि ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? सर ये डबल गेम कब तक चलेगा सियासत में? बाराबंकी में कैराना और मेरठ में ओबामा, यानी जहां जैसे जो सुविधा हो, केंद्र में कह दो कि मंदिर बनाएंगे और यूपी में कह दो कि वो आस्था का मसला है, वो चुनाव का मसला नहीं है। ये डबल गेम कब तक चलेगा सर? ये इनका आरोप है। ये डबल नहीं, ये मल्टीपल गेम भी कह सकते हो आप। 80 लोकसभा हैं, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है कि पूरे यूरोप से बड़ा, हर क्षेत्र इसलिए कई गेम करने पड़ते हैं, हर वहाँ की कार्य उसी हिसाब से पूरा होमवर्क करके हम बात कर रहे हैं। जहां जो समस्या है जनता की, उस समस्या को उठाना हमारा समस्या या जहां जो वोट मिल सकता है, सरकार देना। गर्ग साहब समस्या या जहां जो वोट जिस तरीके से पेनिट्रेट हो सकता है हम वहां वो कर लें। राजीव जी, लोकतंत्र में वोट के बिना तो कोई सरकार बनती नहीं है। ठीक, कोई कहता है कि हम वोट के लिए नहीं भाग रहे, वो मूर्ख दूसरे को बनाने की कोशिश कर सकता है। हम वोट लेके ही तो सरकार बनाएंगे, लोगों का दिल जीत के ही तो सरकार बनाएंगे। तो फिर संजय जी का आकलन बिल्कुल ठीक है। 25 साल बाद तो गर्ग साहब संजय जी का आकलन बिल्कुल ठीक है। संजय जी ये कह रहे हैं कि हर एक पॉकेट में अलग अलग रणनीति बीजेपी ने बनाई है कि कौन सा मुद्दा कहां चल सकता है, उसी को पेनिट्रेट करो, और अमित शाह जी उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। हिसाब से बिल्कुल बढ़ रहे हैं। और हमने उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार देने के लिए 250 से ज्यादा विधानसभा की सीटें जीतने का जो व्यूह रचना बनाई है, उसके लिए हम ऑल आउट मेहनत करेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। गरीब से गरीब की झोपड़ी में जाकर उसकी समस्या को देखते हुए उसका सॉल्यूशन चुनाव से पहले ही हम कम से कम, चाहे उसमें 15 लाख जैसे कितने ही वादे करने पड़े। दौला साहब, और हम निश्चित आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, कहिए। जीतेंगे या दिल तोड़ेंगे, ये तो प्रश्न, ये तो ये भी बताइए। करते रहे, आप जोड़ने वाले तो हो नहीं, आज दिल जीतने का काम आप करते नहीं है। आप तो दिल तोड़ के बंटवारा करके वो बताएंगे नहीं, कुर्सी के लिए जेलों में जाएंगे तो पैसे पता चले। और हमने 10 लाख करोड़ रुपया कोयले में खाया था इन्होंने, और मैं तो एक सवाल करना चाहता हूँ सर, मैं तो क्योंकि गर्ग साहब ने अभी कहा कि कैराना में संतों की जो कमेटी गई और संतों की कमेटी ने सरकार को कहा कि सांप्रदायिक वजह से नहीं प्लान हुआ, वो प्लान अपराध के कारण हुआ। आपने जो संतों ने कमेटी दी, उस कमेटी के संतों को आपने धमकी दी, मारने का, हमला करने का, उनको धमकाया, और ये संदेश गया कि भाई जो अगर तुम काम करोगे तो हम तुम्हें घेरने का काम करेंगे, मारने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, आप उनके पक्ष में खड़े हो। नहीं, बीजेपी की तरफ से धमकी दी गई। अगर सही बात कहता है तो आप उसके खिलाफ, नहीं आपकी बात कहता आप समर्थन में। ये तो बताते चलिए, वो बीजेपी की तरफ से वो धमकी दी गई, बीजेपी के ही संगठन, और उस संगठन के साथ बीजेपी खड़ी है। और उन्होंने कहा कि भाई आप ये काम करोगे, आप समझ लो आपको उड़ा दिया जाएगा। और एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये जवाब नहीं दिया कि जो ये संगठन के लोग हैं हम इनके खिलाफ हैं, हम बिल्कुल इनके समर्थन नहीं करेंगे। सारे संगठन और सारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। आप संतों को मरवाने की बात कर रहे हो, उनके साथ खिलाफ खड़े हो। संतों ने कौन सा गुनाह किया? हम तो सरकार ने एक डेलीगेशन भेजा, उसकी बात जो उन्होंने कहा उसे मानना चाहिए। हम लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं सर, हम जरा संजय जी को चर्चा में ले आए। संजय, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, देखिए ये तो सही है कि विपक्षी मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन हमारी चिंता यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार को या सरकार के मुखिया को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ये वो तजुर्बा है जो पहले भी हार दिला चुका है। ये जानने के बावजूद आंखें मूंद कर सरकार या उसके मुखिया बैठे हैं, क्यों? या फिर इनके पास और कोई चारा नहीं है, अब इस स्थिति से निपटना ही है? क्या लगता है संजय?
राजीव जी देखिए, मैं अपनी बात करने से पहले गर्ग साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इनकी पार्टी लोकसभा में ऐसी हालत में आ गई कि वो एक कार में बैठ के 5 लोग जा सके। ये वक्त की बात है। देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में 16 सभाएं की थी और वहां पे भाजपा इस स्थिति में आ गई कि वो स्कूटर में बैठ के 3 लोग जा सके। आज की तारीख में जो राजीव जी आप बात जिक्र कर रहे हैं कानून व्यवस्था का, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर समाजवादी पार्टी के लिए कोई सबसे बड़ी चिंता की बात है तो वो कानून व्यवस्था है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सत्ता के केंद्र ज्यादा बन जाने के कारण कानून व्यवस्था पे मुख्यमंत्री की उतनी पकड़ नहीं रह पा रही है। ये हकीकत भी जानते हैं। लेकिन इसके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी खड़ी हो गई है कि कुछ भी आप कह लीजिए, अखिलेश यादव ने अपना एक चेहरा पहली बार ऐसा भी प्रस्तुत कर दिया है जिसमें वो डेवलपमेंट की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। 70% यूथ है इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव में। वो मेट्रो की बात कर रहे हैं, वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, और आप कैराना पे ले आ रहे हैं, आप गाय पे ले आ रहे हैं। तो अब ये वाले जो ट्रम्प कार्ड हैं ये अखिलेश यादव के सामने डेवलपमेंट वाले मुद्दे पे जानबूझ के नहीं आ रहे हैं। संजय, ये भी तो विकास की बात कर रहे हैं। जनता पार्टी जब भी हमला कर रही, नहीं संजय, ये भी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। वहां राम मंदिर का तो मुद्दा इन्होंने बिल्कुल हटा दिया, साइड कर दिया। वो तो उनका फेवरेट मुद्दा था। ये पिछली बार की तरह राजीव जी, पिछली बार की तरह बहुत शांतिपूर्वक कभी कैराना आ जा रहा है, कभी कोई दूसरा मुद्दा आ जा रहा है, कभी संगी सोम की यात्राएं आ जा रही हैं। ये बहुत साइलेंटली गेम चल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक फेस अखिलेश यादव ने अपना ऐसा तो बड़ा बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं तलाश पा रही है। उसको एक स्तर का ऐसा बड़ा नेता जिसको वो अखिलेश यादव के बराबर सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर दे और पब्लिक पसंद कर ले। कभी स्मृति ईरानी का नाम चलता है, कभी योगी आदित्यनाथ नाम का नाम चलता है, अब कभी वरुण गांधी के लोग पोस्टर लगाने लगते हैं हमारा मुख्यमंत्री ऐसा हो। चुनाव में 6 महीने बचे हैं। आप बिहार में, आप दिल्ली में ये प्रयोग करके फेल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बराबर का चेहरा तलाश कर रही है समाजवादी पार्टी को। किसी न किसी समय जो ये मुख्तार अंसारी वाला गेम हुआ जिसमें सीएम ने स्टैंड लिया, उसके पीछे कारण यही थी कि सीएम जानते थे कि कानून व्यवस्था के स्तर पर पार्टी कमजोर हालत में है, लगातार उस पर कानून व्यवस्था को लेकर हमले हो रहे हैं। लेकिन वो ये भी जानते थे कि 6 महीने में कोई इतना बड़ा प्रयोग नहीं होने वाला है, इसलिए कानून व्यवस्था के सवाल की जगह वो डेवलपमेंट की बात करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी परेशानी कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे आ रही है। ठीक है, हम जरा गर्ग साहब से जवाब लेंगे चेहरे वाली बात पर कि साहब अखिलेश यादव का एक चेहरा तो है जो विकास की बात करता हुआ दिखाई देता है। विकास कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कितनी जरूरत है, इस सब पर चर्चा हो सकती है। हम गर्ग साहब के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी चुनौती है जिसको ये या तो समझ नहीं रहे हैं या फिर समझकर भी अनजान बन रहे हैं, शिव प्रताप यादव जी से उस बात का जवाब ले लेते हैं। क्या वाकई इस चुनौती को मानते नहीं शिव प्रताप यादव जी, जो लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर आपके सामने है, या फिर अब जो सामने है वो है हम कुछ कर नहीं सकते, ये ऐसा ही रहेगा? इस बात का जवाब दीजिए। नहीं राजीव जी, देखिए ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर के जहाँ तक मामला है बहुत सुधार आया है। हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। 1090 इसके अलावा भी 100 को हम मॉडर्नाइजेशन किए हैं और हर जिलों में वेल इक्विप्ड जो है गाड़ियां भेजा गया है। ये तमाम काम हो रहे हैं। हम अभी 40,000 पुलिस की भर्ती किए हैं और मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ये काम हो रहा है। और जहां तक सवाल है, देखिए ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, देखिए ये इनका मंशा, देखिए आपने सही कहा कि ये मंदिर लोकसभा में एज प्राइम मिनिस्टर, एज मंत्री कहते हैं कि हमारे का जो है मंदिर का मुद्दा जो है न्यायालय में चल रहा है, और मंच पे कहते हैं इनके पास देखिए 2 ब्रांड है। एक योगी आदित्यनाथ अभी कल बोले हैं कि मंदिर हम वहां पर अयोध्या में ढांचा गिरा सकते हैं तो मंदिर भी बना सकते हैं। ये उनके एमपी हैं, वो ये भाषा बोल रहे हैं। और अमित शाह जी कह रहे हैं हम विकास कराएंगे। दो जवान इनकी भाषा है। और जहां तक सवाल है, देखिए अभी ये जो है युवकों को ये तलवार सिखा रहे हैं, चलाना, बंदूक चलाना सिखा रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी युवतियों हाथ में लैपटॉप दे रहे हैं। हम IT सिटी बना रहे हैं लखनऊ में कि हमारे बच्चे जो है इंजीनियरिंग पास करके वो बेंगलोर या चेन्नई या हैदराबाद न जाकर यूपी में, और काम भी शुरू हो गया है। एक बैच 150 लड़कों का निकला है। हम जो है नौजवानों को हम जो है लैपटॉप दे रहे हैं, हम उनको कौशल विकास में ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक तरफ विकास बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है बच्चों को जो है, जो बच्चों उनके हाथों में तलवार दे रहे हैं। ठीक है, वो इनके डबल गेम की बात हमने की। ये वही लोग हैं, ये डबल गेम का तो सवाल, डबल गेम का सवाल उठा चुके हैं, जिस पर गर्ग साहब ने टिप्पणी भी की थी।
ये डबल गेम का सवाल हम उठा चुके हैं। हम जरा दूसरा सवाल ले लेते हैं जिस तरफ संजय ने इशारा किया। लॉ एंड ऑर्डर देखिए गर्ग साहब, लॉ एंड ऑर्डर में भी दोहरा। ठीक है गर्ग साहब, सही गलत, अच्छा किया खराब किया, पैमाना, इस पर तो चर्चा हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव का एक चेहरा 2017 के चुनाव में होगा, ऐसा चेहरा जो विकास की बात करता है या विकास के मॉडल को लाता है। अच्छा बुरा डिबेट हो सकती है, कितना हुआ कितना नहीं हुआ यह डिबेट हो सकती है, लेकिन बीजेपी के पास तो कोई चेहरा नहीं है। क्या यह चुनौती बीजेपी के लिए बड़ी नहीं है? राजीव जी, अखिलेश जी का चेहरा 5-6 चाचाओं से घिरा हुआ है। अपनी उनका प्रेरोगेटिव होता है मंत्रिमंडल कैसा हो। बलराम यादव को हटा के 10 दिन बाद वापस लेना पड़ता है। आजम खां भी चाचा हैं, शिवपाल जी भी चाचा हैं, रामगोपाल जी भी चाचा है और अमर सिंह जी फिर से चाचा बनकर आ गए हैं। एक व्यक्ति जो अभी उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, 40-42 साल की उम्र है, उसको घेरने के लिए इतने चाचा हैं और मुलायम सिंह भी बार बार कान पकड़ के डांट डपट करते हैं। मैं समझता हूं कि उस आदमी को इतने लोगों ने घेरा हुआ है कि उसकी आज अपना व्यक्तित्व निखरने में समय लगेगा और आने वाले समय में विपक्ष का अच्छा नेता बने। मैं भी चाहूंगा कि इस देश के अंदर राहुल की तरह पलायन करने वाला ना बने अखिलेश। विपक्ष का नेता तो तब बनेंगे जब आप किसी को नेता प्रोजेक्ट करेंगे। और आज की तारीख में जब आप किसी को नेता प्रोजेक्ट करेंगे तब तो ये होगा। सवाल तो यही है और कि लखनऊ बीजेपी के पास वो चेहरा कौन सा है? नेता समय के ऊपर बहुत चेहरे हमारे उत्तर प्रदेश से, प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से हैं, तो प्रधानमंत्री तो सर मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे नहीं, रक्षा मंत्री भी उत्तर प्रदेश से हैं, शिक्षा मंत्री भी। हम अपना चेहरा समय आने पर 2-3 महीने में आपको चेहरा भी मिलेगा। अक्टूबर तक आने दीजिए, चुनाव जाके जनवरी में है। ये हमारे सारी स्ट्रेटजी समय के अनुसार हमने बना ली है और हमारे ये सारे चेहरे बता रहा हूँ ना, राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ से आते हैं। संजय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा चेहरे ही एक मुश्किल बन रहे हो बीजेपी के लिए? क्योंकि गर्ग साहब कह रहे हैं कि एक नहीं कई चेहरे हैं हमारे पास, प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से जितने हाँ तो आज राजीव जी जितने चेहरे हैं लोकसभा का विपक्ष की जरूरत नहीं इतना है, बड़ा वो चेहरे प्रांत सब एक दूसरे है, का विरोध करने में लग गए हैं। सबके कार्यकर्ता आपस में विरोध करने लग गए हैं। ऐसा कहीं नहीं, कुछ नहीं, वो आपके यहाँ हो रहा होगा, ये सब आपके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आसाम में करके दिखाया ना, हम दूसरे सोनोवाल जी को किस ढंग से लोगों ने हाथों हाथ लिया। सीएम वरुण गांधी, वी वांट योगी आदित्यनाथ। नहीं, वरुण गांधी को तो चेतावनी भी दे दी गई है ना। इस लायक तो मानते हैं ना लोग। बस ठीक, आज हमारे इस लायक कम से कम 15-20 चेहरे हैं, ये आप भी मान रहे हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिसको हमारे विधायक कहेंगे, जिसको हमारा संसदीय दल चाहेगा, नेता प्रोजेक्ट कर देंगे। अच्छा, 20 सेकंड में कह दीजिए शिवप्रताप जी क्या कहना चाह रहे हैं? 20 सेकंड में शिवप्रताप जी मायावती के बाद कौन, एक भी नहीं। और सपा के पास कितने चाचा हैं, चाचाओं की भरमार है। बेचारा एक उसने बंधक बना रखा है। गर्ग जी जो चेहरा की बात कर रहे थे कि इनके कई चेहरे हैं, तो कई चेहरे या कई सर किसके होते हैं? रावण के, दशानन। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या दशानन है कि कई चेहरे, कई जो है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज इस डिबेट पे आने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। गर्ग साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक ऐसा चेहरा बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने स्टूडियो आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी है।